जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब हम सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। सर एक थ्योरी का सवाल था कि जैसे हमारे पास एसेट है, वो रेडी टू यूज है, मगर वो मैनेजमेंट की कंडीशन में है, जनरेटर जैसे हमने लिया है, वो हमें अब टॉप फ्लोर पे चाहिए, रूफ टॉप पे चाहिए। ये पकड़ो, वर्किंग छोड़ के एंट्रीज मिटा दो। भाई का सवाल मैंने जवाब ही नहीं दिया, वो बाद में देते हैं, पहले ये सवाल तो पूरा कर लें। वर्किंग ना मिटा देना। हाँ ठीक है, मैंने इसीलिए तो आमिर भाई को नहीं भेजा, आमिर भाई का क्या पता। वर्किंग मिटा दें, सारी मेहनत पे वाटर। अच्छा जी, जरा तशरीफ की टोकरियां लाएं और रिक्वायरमेंट पे आके रिक्वायरमेंट को पढ़ें। मेरे चांद बस काफ़ी है, इतनी जगह काफ़ी है। हाँ काफ़ी है, बस छोड़ दो, जज़ाकल्लाह। आ जाओ, मैंने कहा सवाल किया, इसको ज़रा कम में लगाएं, मैं बस आपको जवाब देता हूँ बाद में, ठीक है। ये सवाल पूरा कर लें। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव रीवैल्यूएशन डेट। यानी इन 3 डेट्स पर सरप्लस या लॉस की एंट्री करनी है सिर्फ। अब बच्चे हैं ना, बच्चे मन के सच्चे लेकिन अकल के कच्चे हैं जी। तो बच्चों को समझाने के लिए उसने फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा। आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं एंट्रीज करनी टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, नहीं एंट्री करनी टू रिकॉर्ड इंक्रीमेंटल डेप्शन, नहीं एंट्री करनी एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेशन की, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए सारी एंट्रीज की हैं। उसने सिर्फ आपसे एंट्री मांगी है सरप्लस या लॉस की, मतलब रीवैल्यूएशन के दिन की एंट्री, और वो भी अकेली एंट्री, क्योंकि उसने क्लियरली लिखा कि इन आपको एलिमिनेशन की एंट्री भी नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ किसकी एंट्री करो, प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव रीवैल्यूएशन डेट। मतलब एक ये एंट्री उसने मांगी है, दूसरी उसने ये एंट्री मांगी है, और तीसरी उसने लो जी, बस ये एंट्रीज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट मैंने पहले इसलिए नहीं पढ़ाई कि जरा रीवैल्यूएशन ईयर एंड वाली हम रिवाइज कर लें, पूरी एंट्रीज की तरह रिवाइज अच्छी हो जाती है। पहले में घर से नियत करके नहीं आता, घर से तो यही नियत थी कि बस ये डायरेक्ट एंट्रीज लिखा दूंगा वर्किंग करके, लेकिन फिर जहन में आया चलो एक सवाल रीवैल्यूएशन का मैंने कराया ना एंड ऑफ द ईयर, एक और हो जाएगा, जरा तसल्ली हो गई ना। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है, जरूरी है, ठीक है। अब इधर देखो जी, सबसे पहली एंट्री आपने ये करनी है। अब ये एंट्री क्या है, खबरदार किसी ने अपने रजिस्टर पे देखा तो डायरेक्ट देखो, वर्किंग करा रही है आपको एंट्री, ऐसे डेबिट सरप्लस फिर क्रेडिट इन ओसीआई क्रेडिट, पूरी बात बोला करो। तो बिल्डिंग डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, कितने से, 17 से, ठीक है जी। तो ये जनाब हमने जनरल एंट्रीज करनी थी। अब प्रॉपर है रिक्वायरमेंट, सुर्खी पाउडर ला के हैं जी, डेबिट और क्रेडिट, और रुपीज इन थाउजेंड है, मिलियन है, क्या है, मिलियन है, ऊपर वो भी लिखेंगे। अब ये रिक्वायरमेंट है हमारी, रुपीज इन मिलियन, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद दूसरी एंट्री जी, अब बताओ क्या एंट्री है, बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट हो रहा है, और पीएनएल में भी लॉस लिख दें। एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, कितने से, 13 से, लैंड सीधी आ रही है। फिर पीएनएल, बल्कि वो लिखते होते हैं आप रीवैल्यूएशन गेन अपने समझने के लिए, ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में ज्यादा काम आएगा, थोड़ा सा शायद फाइनल अकाउंट में भी काम आ जाए, लेकिन लिख दिया करें गेन है, रिवर्सल ऑफ लॉस, ठीक है। हाँ लॉस रीवैल्यूएशन लॉस और गेन, मैंने कहा क्या यार था, रीवैल्यूएशन लॉस और गेन लिखा करें, ठीक है। उससे फायदा फाइनल अकाउंट्स में जाके होगा, क्योंकि लॉस कहाँ जाता है, पीएनएल में, और फाइनल अकाउंट्स में क्या बना रहे होगे, वही पीएनएल। तो पीएनएल में क्या जाना है, ओसीआई में क्या जाना है, चेन इक्विटी में क्या जाना है, ये क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब रिवर्सल आए तो उसको गेन लिख दिया करो, मैंने कहा समझने के लिए, वो लिख भी गया। अच्छा जी, कितना, और बिल्डिंग 39, ठीक है जी। उसके बाद जी फिर ये तीसरी एंट्री जी बच्चों, बिल्डिंग डेबिट कितने से, 23 से, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस
इन OCI क्रेडिट 5 से, असल में तो ये बैलेंसिंग फिगर होती है, जैसे यहाँ ये लॉस वाला बैलेंसिंग था, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक मिनट एंट्री पूरी करना, एक मिनट क्लोज जाओ जी। रीवैल्यूएशन लॉस का रिवर्सल है, पर लाइक गेन है तो हम गेन ही लिख देते हैं जी। कितना? 18। अब सिर्फ इन 3 एंट्रीज के 11 नंबर थे। आप कहोगे 3 एंट्रीज के सिर्फ 11, तो वो कहाँ गया वर्किंग वाला भाई? वर्किंग के नंबर थे। कैसे ये फिगर निकली है? तो ये एंट्री का सिर्फ एक नंबर नहीं होगा, इस एंट्री का लेट से 2.5 से 3 नंबर होंगे। तो कैसे होंगे? ये वर्किंग में स्टेप्स यहाँ तक लाकर उसको हर एक फिगर के नंबर मिल रहे होते हैं। एसिड की कॉस्ट सही लिखी, डेप्शन सही लिखी, डेप्शन सही लिखी, रीवैल्यूएशन तब की, तो नंबर बटे हुए होते हैं। रिक्वायरमेंट के 11 नंबर सिर्फ इन 3 एंट्रीज के थे, बट ये 3 एंट्रीज नहीं हो सकती जब तक कि आप, हाँ एक मामला हो सकता था, एक आसानी हो सकती थी, बोलो बूझो तो जाने। डेप्रीसिएशन जो मैंने एंट्रीज करने के लिए हर साल की अलग अलग करवाई है ना, उससे बचत हो सकती थी। क्या मतलब? पहले साल आप यहां पर लिखते 360/10, एक साल की डेप्शन आ गई, इसको करते 1.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो ये जंप लगा के 31 दिसंबर 13 पे आ जाता 306 की बुक वैल्यू पे। क्योंकि हमने हर साल की एंट्रीज तो करनी ही नहीं थी अलग अलग, हमें तो सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री चाहिए थी। तो यहां से जंप लगाकर, जंप चेक करना जरा, यहां से जंप लगाकर यहां पे आ सकते थे आप, ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ना था? 1.5 साल का जंप लगवा लेते, 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 डेप्शन अलग अलग ना आती। फिर यहां रिवैल्यू करते और उसके बाद यहां पे फिर क्या करते? डिवाइड बाय 8.5 ही करते, लेकिन यहां से फिर आप क्या करते? इसको जंप लगवाकर इधर ले आते, तो यहां पे फिर आपको 2 साल से मल्टीप्लाई करना पड़ना था। तो ये वर्किंग और छोटी हो सकती थी। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अगर वो सारे साल्स की एंट्रीज मांगता जैसे मैंने की हैं, तो वर्किंग डिटेल चाहिए थी। और अगर वो साल्स की ना मांगे तो आप जहां पे मुमकिन हो स्ट्रेट लाइन मेथड में जंपें लगा सकते हैं। आप जंपें लगा लिया करें, उसमें टाइम बचता है, ठीक है। जैसे यहां पे अगर मैं इसको डिवाइड बाय 8.5 करता, इंटू 2 कर देता, तो ये 38 इकट्ठे होकर एक्यूमुलेशन आ जाती और ये 247 पे पहुंच जाता। तो वर्किंग करनी है, क्योंकि एंट्री तो सिर्फ ये मांगी गई थी, 1, 2 और 3, ठीक है। तो जंप भी लगा सकते थे, एक यहां पे भी जंप लग सकता था। फिर उसके बाद ये आगे रिवैल्यूएशन हो, फिर इस एसिड को ठहरो, यहां से जंप लगवाया है, ये ठीक है। फिर ये एसिड को क्या किया? रिवैल्यू, अब रिवैल्यू करके यहां पे आ गया। अब इसको यहां से जंप लगवा के आप यहां पे ला सकते थे। तो ये 2, 2 से 1.5, 2, 2, ठीक है। सही है, ये समझ आई है? किसी को ये बात समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। ये आपको अब एफिशिएंसी सिखा, एफिशिएंसियां मारनी होती है ना, वो इस तरह से सीखते हुए नहीं एफिशिएंसी मारते। जब सीख लिया पूरा, अब कोई हमें छेड़ता रहे, हम छिड़ते रहेंगे, जिधर को मर्जी ले जाए। हम वर्किंग को अब हम क्योंकि पक्के हो चुके हैं, तो आप बेशक जंप लगाएं, ठीक है, कोई मसला। ये रिक्वायरमेंट है, वो सब तो वैसे आपको जरा रिवाइज कराया था मैंने ईयर एंड रिवैल्यूएशन को, ओके ठीक है। अब क्वेश्चन पूछो भाई, कोई क्वेश्चन था? आप यहां से कोई हाथ खड़ा हुआ था, 1 मिनट, कौन था? बोलो यार, किसी ने हाथ खड़ा किया था इधर से, मैंने कहा 1 मिनट, हाँ बोलो। किस में लिखा है ना OCI? चंदा, ये रिवर्सल में लिखा है, नहीं इधर, ये तो PNL में गया है, तो OCI में गया नहीं ना। जो OCI में जाएगा वही OCI लिखेंगे, ये तो PNL में चला गया। चैनमाई एक्सट्रैक्ट्स कल वाले ओपन करके देखो, देखो देखो जाके, कल वाले क्लास ली थी ना, उसको देखोगे ना, तो जिस साल में ये लॉस का रिवर्सल हुआ है, OCI हिट हुआ है, पर एक हद तक हुआ है ना। उसके बाद जो PNL में गया वो तो OCI में ना लिखना। वर्किंग यही तो बता रही है, सरप्लस को सिर्फ ये हिट, ये कॉलम में हिट, वो ये सरप्लस में हिट जाती है, बाकी ये PNL की हिट है, ओके जी। और है किसी की जरूरत सवाल करने की? जी सॉरी बेटा, गुड क्वेश्चन, शुक्र है थोड़ा सा बच गया मिटने से। ये है इंक्रीमेंटल, ये है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री, इधर से देखनी है तो ये है इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री, ये है इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री, ठीक है। और ट्रांसफर की एंट्री जो रीवैल्यूएशन के दिन कर रहे हैं वो ये एक्यूमुलेशन डेबिट बिल्ड, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है उस दिन ये एंट्री होगी। तो ट्रांसफर की एंट्री यहां पर भी हो रही थी, यहां पर भी हो रही थी। इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर तब तक होती रहेगी जब तक सरप्लस पड़ा हो, लेकिन एलिमिनेशन की एंट्री सिर्फ तब आती है जब एसेट की रीवैल्यूएशन हो रही हो, ठीक है।
जी सवाल था आपका। जी सर, वो जैसा कि क्वेश्चन है आपने बोला एंट्रीज करनी है, तो ये हम वर्किंग में मतलब वर्किंग तो मस्ट है ना। नहीं ये बात नहीं, ये हम लोग क्वेश्चन के मतलब आंसर में ये लिखेंगे और ये वर्किंग में करेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल। असल तो ये है, अभी तो इस तरफ बारीकियों में गया नहीं ना, इब्तदाई इश्क थी, अभी तो सिखा रहा था। अभी तो आप लोग मतलब अभी तो कुछ रहते भी हैं जो आएंगे, अभी तो एक पेज पे हम आ जाएं ज़रा, ठीक है। उसके बाद फिर असल तो ये है कि आपको उसने रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज से रिक्वायर की तो हम पहला सफ़ा जनरल एंट्रीज के लिए छोड़ के दूसरे सफ़े वर्किंग वन लिख के वर्किंग शुरू कर देंगे, वर्किंग करके पहले सफ़े पे एंट्रीज। बाकी ये तो बेहतर तरीका है, किसी ने पहले वर्किंग वन लिख दिया और अगले सफ़े पे क्लियरली लिख दिया जनरल एंट्रीज, तो भी ठीक है। बट बेहतर क्या है, रिक्वायरमेंट जनरल एंट्री है तो पहले सफ़े क्वेश्चन नंबर 1 जनरल एंट्रीज, पहला सफ़ा खाली छोड़ो, दूसरे सफ़े पे जाकर एंट्रीज हो वर्किंग करके फिर पहले पे आके। असल तो ये बेहतर ये है, पर कोई ऐसे करते तो क्लियरली आपने उसको बस लिखा हुआ हो क्वेश्चन 1 वर्किंग 1 है, वर्किंग है वो ठीक है। अगले समय पे जाके क्लियरली लिखा हो जनरल एंट्रीज, रिक्वायरमेंट जो है वहां पे जनरल एंट्रीज लिखो, अगले समय पे कर दो, तब भी कोई मसला है नहीं। बट बेहतर क्या है, पहले एंट्रीज फिर वर्किंग हो तो अच्छा है। और जी हसरत उस डिस्पोजल पे जो बिन खिले मुरझा गया आज है जी, लेकिन हो सकता है हो जाए क्योंकि थोड़ी सी बात तो हो ही जाएगी, शुरू तो कर ही दूंगा इंशाल्लाह। रहते रहें। क्यों आप लोग ऐसा कह रहे हैं, डिस्पोजल समझ नहीं आएगा? डिस्पोजल बेटा शुरू तो आज ही करना है। अच्छा ए पार्ट हुआ है, खैर वो भी कर लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा, अभी तो ये आ जाओ जरा पार्ट बी पे। कोई क्वेश्चन लग रहा है तुम्हारा, आ रहा है तुम्हें कोई क्वेश्चन? नहीं कुछ और है। बताना नहीं किसी को, अम्मा ने पाया। बताओ इसको क्या कहा है मैंने कहा वो अम्मा ने डाला हुआ है, बता दी, जैसे मजबूरी है। बच्चों की अम्मा ने नहीं, अपनी अम्मा ने। एक बच्चों की अम्मा मेरी नहीं है, एक मेरी अपनी अम्मा है, मेरी अपनी अम्मा ने बनाया। समझ आ गया? अभी भी नहीं समझ आई? क्लास के बाद फिर मिल लेना। क्या बता दिया था पर करवाया तो नहीं था ना, जल्दी से देखो ज़रा। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट भी वैसे तो क्या है जी, कंप्यूट करो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो गेन लॉस डायरेक्ट किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। वैसे सादा तरीका क्या है, बुक वैल्यू पुराने एसेट की पकड़ें और सेल प्रोसीड नए वाले की, तो आसानी से हो जाता है ये काम। लेकिन मैं ना ज़रा रिवीजन कराऊंगा आपको जनरल एंट्रीज की, ठीक है जी, क्योंकि डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज थोड़ा भूला भूला सा लग रहा है, ठीक है। नहीं भी भूला भूला लग रहा तो मुझे तो लग रहा है ना कि भूला हुआ है। उस्ताद तो आप पता है वहमी आदमी होता है। अच्छा जी, असल में ये सवाल की तरफ इसलिए आया हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप कैश पे भी कर रहे हैं और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में कैश, इसको ज़रा ध्यान से देखना था और तो कुछ नहीं, ठीक है जी। तो फटाफट कर लेते हैं इसको, 1 मिनट लगना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जनरल एंट्री ही कर लेते हैं। जनरल एंट्री मजबूत है तो वो जनरल एंट्री आती है तो वो डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर गेन लॉस भी निकल सकता है, लेजर बन सकता है, नोट भी बन सकता है, जो मर्जी बनाना चाहो बन जाएगा, ठीक है। ओके, क्विकली जनरल एंट्री करते हैं। अब जनरल एंट्री का भी तरीका आपको बता दिया हुआ है, क्या पहले अंग्रेजी में जनरल एंट्री लिख लिया करो, इससे फायदा होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है जी 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं, 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं। नंबर 1 ट्रांजैक्शन जो है उसमें वो कह रहा है फेयर वैल्यू दोनों एसेट्स की रिलायबली मेजरेबल है, मतलब हम यूं कह लें कि दोनों की गिवन है। ये मैंने उस वक्त बताया था जब मैंने ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कराई थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब दोनों की, अब ये देखो एसेट गिवन अप ओल्ड, ठीक है, एसेट रिसीव्ड क्या है, न्यू। तो ओल्ड एसेट का ये इंफॉर्मेशन है और न्यू का ये गिवन है। किस किसने ट्राई किया था इस सवाल को? पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे नहीं पास होना। को मेरे पास गिद्दड़ सिंगी कोई नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा आप जेब में रख के चले जाओगे। और प्लीज पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ेंगे तो पास होंगे, ऐसे नहीं होगा पास। आसान कहा था इसलिए कि पढ़ेंगे आप रोज, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए बहुत मुश्किल पर्चा है, गले पड़ जाएगा आपके। कैफ का सबसे, कैफ 1 का, ग्रुप ए का सबसे मुश्किल पेपर यही है, पढ़े ना तो, और अगर पढ़ेंगे तो सबसे आसान पेपर यही है। अब आगे आप लोगों की मर्जी है, 6 महीने बाद इस बात को समझना है या पहली बार ही समझना है।
अटेम्प्ट नहीं लगानी किसी पर्चे में। इतने लायक बच्चे हो आप लोग। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं अपने आप को देखता हूँ उस एज में जब आप थे तो मैं तो बड़ा नालायक था, अब बड़े लायक बच्चे हैं, तो आपका तो बहुत चांस है ऐसे करके पास करने का, मेरे जैसा पास हो सकता है तो। लेकिन ऐसी हरकतें आप लोग करते हैं वो मैं नहीं करता था ना, तो ये हरकतें आपको फेल करा देती हैं। अब आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, मर्जी है ताड़ी। अच्छा जी, एसेट्स गिवन अप, फेयर वैल्यू गिवन है और एसेट रिसीव्ड की भी फेयर वैल्यू गिवन है, तो चूंकि दोनों की रिलायबली मेजरेबल है, इसकी भी रिलायबली मेजरेबल है, इसकी भी रिलायबली मेजरेबल है, तो फिर ओल्ड को पकड़ लें, न्यू को। गिवन तो दोनों की है और दोनों ही रिलायबली मेजरेबल भी हैं, मतलब दोनों कोरोबोरेट हो सकती हैं, दोनों का एविडेंस मौजूद है, ठीक है, मार्केट वैल्यूज हैं ये। अब सबसे पहला काम हम जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। नंबर 1 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, फिर एसेट का नाम कोई नहीं है, चलो एसेट, न्यू की कॉस्ट से डेबिट, फिर एक लाइन खाली छोड़ दी एसेट, ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट। अच्छा, अब कैश का भी मामला क्या है, ये पहली ट्रांजैक्शन में कैश क्या हो रहा है, रिसीव, यहाँ से पता लगा, अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो रिसीव्ड, अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो पेड। अब पहली बार ऐसा हुआ कि एसेट भी दे रहे हैं और कैश आ रहा है, ऐसे दे रहे हैं, वरना हमारी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में नॉर्मली क्या होता था, हम पुराना एसेट देते थे, थका टूटा सा फटा पुराना सा, और नया अच्छा सा एसेट लेते होंगे, ऐसे ही है ना, तभी तो हमें नॉर्मली कैश पे करना पड़ता था। बट मैंने आपको कहा था इट मे हैपन कि आपका जो एसेट आप दे रहे हैं वो कीमती हो और लेने वाला एसेट आपका हल्का हो, तो आपको फिर कैश रिसीव भी हो सकता है। आपके पास सिविक थी, आपने कहा ये बेचता हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, जरा थोड़ा कारोबार में पैसे डालने की जरूरत है, फिर दोबारा ले लूंगा, तो सिविक बेच के आपने मेहरान ले ली और आपने जो ऊपर पैसे आए उसको कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, कर सकते हैं ना। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में आपको कैश रिसीव भी हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले आज सही यशी कर रहे हैं, वो देखो, नहीं 2x पे नहीं, मसला क्या है, वो उनका लेक्चर ही छोटा हो गया आज। चलें, अब भाई कैश जो है वो आ गया है तो कैश डेबिट कर दें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर कैश पेड है तो आपने क्रेडिट करना है, कैश रिसीव्ड तो डेबिट करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट की अकाउंट में से क्रेडिट कर दें, कितना है जी, इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट कर दें। वो कैसे निकलेगी, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, तो यही ब्रैकेट में कर देते हैं जी। कॉस्ट कितनी है 10.3 और बुक वैल्यू कितनी है, तो 10.3 माइनस 6 जी 3.9। अब नए एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्या करना होता है जी, एसेट अकाउंट में क्या करना होता है, डेबिट। अब वो असूल हमने पढ़ा था, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड पकड़ना है, क्योंकि दोनों की रिलायबली मेजरेबल है, तो फेयर वैल्यू ओल्ड कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है 8.5 प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव। अब आज कैश पे हो रहा है, रिसीव हो रहा है -1.1। तो सिर्फ इसलिए मैंने ये सवाल कराया भाई, ये उसको किसी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हमने देखा नहीं था। अच्छा, मजे की बात, पूरे एफएआर के अंदर जो पास पेपर्स आई कैप के हैं उनमें शायद यही एक सवाल है जिसमें कैश रिसीव्ड आया, मेरे ख्याल में इसके अलावा कहीं आ जाए तो माफ़ कर देना। बहरहाल काफ़ी हद तक जो मुझे यकीन है क्या है, इसके अलावा कहीं पास पेपर में कैश रिसीव्ड वाला केस ही नहीं आया, इसलिए भी सवाल कराया। कैश पेड ही होता है नॉर्मली, लेकिन ये सवाल है शायद किसी में आ जाए, तो आ जाएगा तो इसीलिए तो करा रहा हूँ, अगर आ गया ठीक है। ओके, कितना, उसके बाद कैश रिसीव कितना किया है 1.1। अब बताओ गेन है कि लॉस है, माशाल्लाह पीएनएल क्रेडिट हो गया 2.1 से। बहुत देर कर दी गेन आते आते, किसकी नहीं समझ आई मेरे चांद, किसकी समझ नहीं आई हा? अजीब क्यों है, क्या अजीब है। उन्होंने तो कहा है कि गेन लॉस निकालो, मैंने लेकिन इसकी ना इसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए बदल दी है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ अबव ट्रांजैक्शन जी। ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं अलग अलग। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 1 में हमने एक कार देकर एक कार ली, नंबर 2 ट्रांजैक्शन में हमने पुराना लैपटॉप दे के नया लैपटॉप लिया है, और तीसरी ट्रांजैक्शन में हमने पुराना मोबाइल दे के, इस तरह से ये अलग 3 ट्रांजैक्शन है बेटा, ये कोई इकट्ठी नहीं है। आपको शायद सवाल पढ़ने में समझने में मसला आ रहा था,
सवाल कितनी बार पढ़ा आपने, ईमानदारी से बताना, क्यों एक दफ़ा पढ़ा? नहीं समझ आया दूसरी बार क्या डेथ पढ़ती थी पढ़ते? मैंने आपको कहा था सवाल को 2 दफ़ा पढ़े बगैर करना ही नहीं है, और ना समझ आए तो तीसरी बार भी पढ़ लो। हमारे साथी कराम ने हमें कहा था 3 दफ़ा पढ़ो, उन्होंने तो ये ऑप्शन भी नहीं दिया था, मैंने तो चलो डिस्काउंट लगाया हुआ है कि 2 दफ़ा पढ़ो, समझ ना आए तो 3 दफ़ा पढ़ो। 2 गई यार। अच्छा अब समझ आई? ये 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये इंटरलिंक्ड नहीं है। अब देखो ना, अलग ट्रांजेक्शन थी तो ये खत्म कहानी, ठीक है। अब दूसरी अलग ट्रांजेक्शन है, ये ऐसे, ठीक है। नंबर 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट डेबिट, न्यू की कॉस्ट से होगा, और उसके बाद लाइन छोड़ देते हैं जी, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, पे, तो इसलिए एसेट क्रेडिट और कैश भी क्रेडिट। हाँ जी, समझ आ गई? अब सही बात है ना? किसी को नहीं समझ तो मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है, मैंने इससे मजाक किया, किसी को समझ अभी भी नहीं आई सवाल की तो मुझे बताएं। मतलब मेरे दोस्त ही मेरे जैसे होते हैं, उसी को समझ नहीं आई मुझे लगता है ना। हाँ, हम एक जैसे ही हैं, नालायक। जी बेटा, एसिड क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसिड की कॉस्ट से, तो जाने वाले एसिड और जाने वाले कोई नहीं रोक सकता, 12.4 को जाने दें। फिर जी इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालनी है तो 12.4 माइनस 7.3 जी 5.1। अब कहता है जी फेयर वैल्यू, सवाल में उसने दोनों की दे दी है। अच्छा, अब ये वाहिद सवाल है इसके अंदर उसने इस तरह से लिखा है, वरना हमेशा सवाल के अंदर वो क्लियरली लिखता है फेयर वैल्यू ओल्ड की और न्यू की, ऐसे ही जैसे मैंने आपको एडजस्टमेंट कराई थी ना, नॉर्मली उस तरह से आता है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है, ये नए की है, ये पुराने की है, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2 इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर, मतलब फिर जो एसेट हमने दिया है उसकी फेयर वैल्यू बस सिर्फ हमारा ख्याल ही रहा होगा। फिर एविडेंस किसका मिल रहा है? एविडेंट का मतलब क्या है कि जी आप फेयर वैल्यू बता रहे हैं और इसका एविडेंस भी है, कोरोबोरेट कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू एक तरह से है ये। तो कह रहा है दोनों में से ज्यादा कौन सी क्लियरली एविडेंट है, कौन सी ज्यादा एविडेंट है? न्यू की। तो फिर ओल्ड समझो नहीं है ना, ठीक है। तो फिर सिर्फ अब न्यू की कॉस्ट ही क्या बन जाएगी, उसकी न्यू की फेयर वैल्यू उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट, ठीक है जी। हाँ जी, गेन है लॉस है? गेन है। हाँ कैश लिखवाओ ना, कैश पे 2.1, कैश पे हुआ, कैश क्रेडिट जी। गेन है लॉस है? गेन है कितना, 14.1, और ना यार लॉस है, अल्लाह के बंदे लॉस है यार। देखो तुम लॉस भूल गए, पुराने दोस्त को भूल गए तुम, ठीक है। तीसरी ट्रांजैक्शन भी कर ही देते हैं, फटाफट जनरल एंट्री लिखते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट डेबिट, कैश है ही नहीं, चलो एक लाइन फिर भी छोड़ दें, और एसेट क्रेडिट। अब ये वो ट्रांजैक्शन है जो लैग करती है कमर्शियल सब्सटेंस, तो गेन लॉस ने आना ही कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा चले जी, कहता है दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, अपनी तरतीब से सवाल शुरू करते हैं। पुराने की कॉस्ट तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करें ना, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया 14.5 से, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी निकालें और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से डेबिट करें, 14.5 माइनस 3.4 कितना, 11.1। उसके बाद एसेट नए की कॉस्ट से डेबिट करना है, लेकिन नए की कॉस्ट निकलेगी देखने से कि क्या गिवन है। वो कहता है जी फेयर वैल्यू तो दोनों की गिवन है, लेकिन फेयर वैल्यू दोनों की रिलायबली मेजरेबल नहीं है। तो ये फिर शायद उन्होंने बैठे बैठे अपने दफ्तर में अंदाजा लगाया होगा, ठीक है, और ये को फेयर वैल्यू हुई। फिर अब बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड सवाल में गिवन है 3 पॉइंट, यही बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड पकड़ेंगे, प्लस करते अगर कैश होता पे, माइनस करते अगर कैश होता रिसीव, लेकिन कोई कैश पे रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है। तो एसेट के साथ एसेट ही बदला हुआ जी, तो गेन लॉस भी इसमें नहीं आया करता, ठीक है। तो ये जनाब आपकी तीनों ट्रांजैक्शंस हैं। बेसिकली तो मैंने ये ट्रांजैक्शन 1 के लिए आपको करवाया है बस ये सवाल, जिसमें एसेट अकाउंट में कॉस्ट निकालने के लिए, नए एसेट की कॉस्ट निकालने के लिए फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड माइनस कैश रिसीव्ड किया, वरना तो आपको ये आता ही था, ठीक है जी।
तो ये जनाब पास पेपर 8 था, ये हमने कर लिया है जी। इसकी रिक्वायरमेंट से पीएनएल लिखेंगे, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है तो पीएनएल में एंट्री करेंगे पूरी entry। अच्छा, वैसे आप इसी को वर्किंग 1 कह के तो रेफर कर सकते हैं, पीएनएल बीच में बैलेंसिंग आ ही रहा है, इसी को एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे। ये कोई इतनी बड़ी वैसे बातें हैं नहीं जिसमें आप परेशान होते हैं। आप पर्चे के अंदर आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है ना, 6, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 लिखा होगा, उसके नीचे आपने लिखा होगा पार्ट बी। अब पार्ट बी में आप लिखेंगे गेन वर्किंग नंबर 1 इज इक्वल टू 2.1 और इसको वर्किंग 1 कह देंगे, नीचे आपने अगले सर पे कहा होगा। तो ये कितना सिंपल सा है। आगे क्या लिखोगे, लॉस वर्किंग नंबर 2 कितना जी 0.4। तो ये कोई इतना मसले वाली बात है नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। अभी तो 13 लेक्चर है, तो 113 तक जाते जाते समझ आ ही जाएगी चीज़ों की इंशाल्लाह। अभी तो पास पेपर पहली दफ़ा मतलब पास पेपर किया हमने, पास पेपर पे आप आना शुरू हुए हैं, एक पहले भी किया था गालिब। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड ली है, क्योंकि दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो हमने ट्रांजैक्शन सिनेरियो कॉस्ट डिटर्मिनेशन और इन एक्सचेंज में 3 सिनेरियोज पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था तीसरा सिनेरियो अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो हम बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश रिसीव लेते हैं। तो ये बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड है 3.4। ओके, फेयर वैल्यू को काटा वाटा कर दिया हमने जी। और नो गेन नो लॉस, मतलब वो छोड़ा क्यों है सर, हम खुद कुछ नहीं सोचेंगे, हम खुद कुछ नहीं सोचेंगे। नो गेन लॉस, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, मैं सिर्फ आप लोगों को दिलेर करना चाह रहा हूँ। ओके, थोड़ा दिलेरी ले आए अपने अंदर, सब कुछ आपको पता होता है, बस आप हिम्मत नहीं कर पा रहे होते। लाइन का बैगर नहीं बनना आपने, हाँ दिलेर बनना है इंशाल्लाह। दिलेरी आधा पासिंग दिलेरी है, और वो इंशाल्लाह बस हफ्ता 10 दिन और लगेंगे, सेट हो जाएंगे। चीते और चीतियाँ होने चाहिए बच्चे मेरे, डरपोक बुजदिल नहीं होने चाहिए। बुजदिल कौन पता क्या था, बुजदिल, बुज कहते हैं बकरी को, बुजदिल हैं आप, शेर दिल हैं, शेर दिल। अच्छा जी, 8वां सवाल हो गया। अब इन 3 को आपने चेक कर लेना है, ठीक है। आज वाला हैंडआउट आपको मिल तो गया होगा, तो मिल जाएगा, उसको छोड़ें। मेरा ये दिल है कि हम रीवैल्यूएशन का एक छोटू सा सवाल कर लें, ताकि जहन में एक बार पड़ जाए चीज़ ना, जाते जाते एक नई चीज़ सीख के जाएं। आज कुछ नया नहीं सीखा हमने, शर्म की बात है, तो इसलिए कुछ नया सीख के जाएं, वरना आज का दिन ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन का रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करना सिखा रहा हूँ, लेकिन कल सही मानों में डिस्पोजल सिखाना है, पर होना यही है जो आज सिखा रहा हूँ। आज इसलिए करवा रहा हूँ कि थोड़ा दिमाग में आज पड़ जाएगा, 2 छोटे छोटे सवाल होमवर्क में दे दूंगा, तो आप फिर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, दिमाग में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी ना, ठीक है। कल फिर वो ज़रा पहली बार की हुई चीज़ को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, आज थोड़ी सी बात कर दूंगा, तो कल उसको फिर मेराज तक ले जाएं, कोई मसला नहीं। ओके कोई नहीं, पास पेपर 4 बेचारा, आप क्या कर सकते हैं, उसका किस्मत का मारा। किसका दिल में किसका पास पेपर 4 कराए बगैर हम घर जाने नहीं देंगे भाई को, ठीक है। कर लेते हैं यार एक टेम्पो। असल में अब इस वक्त ऑप्शन यही है, पास पेपर 4 डिस्कस कर दूं, लेकिन उससे बेहतर ये लग रहा है कि डिस्पोजल कल आते साथ पहले वही करें, ठीक है। कल आते साथ इंशाल्लाह भाई तय हो गया, कल आते साथ हम अपने भाई का पास पेपर 4 करना है हमने, ओके ठीक है। अब कल आते आते फिर कुछ आगे पीछे हो जाता है बंदा, तो चलो है। अच्छा मेरे बच्चों, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये ज़रा पार्ट बी करवाने की थोड़ी सी वजह ये भी थी कि थोड़ा डिस्पोजल आपका रिवाइज हो जाए। नो डाउट वो डिस्पोजल आपने थ्रू एक्सचेंज अभी तो रिवाइज किया, लेकिन उससे भी आसान होता था सिंपल डिस्पोजल, याद है। अब आपने जो डिस्पोजल पढ़ रखा है वो कॉस्ट मॉडल पर एसेट को रखा हुआ हो तो उसका किया हुआ, ऐसे ही है। अगर एसेट को आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, अच्छा बहुत सिंपल चीज़ है, चीज़ों से डरना नहीं है आपने बस, ठीक है ना। सिंपल वाकई होती हैं चीज़ें, लेकिन ना मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अच्छा बस ये कि बच्चे का एक मसला बताऊं, पर्चे में सीधी बात आ गई, ये कैसे हो सकता है, इतनी सिंपल बात कैसे हो सकती है। नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, चीज़ें सिंपल ही हैं। अच्छा जी, अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो मुझे बताइए
डिस्पोजल की क्या जर्नल एंट्री आपने सीखी हुई है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं, मतलब तरतीब से अगर स्टेप्स की बात करें तो स्टेप वाइज बोल देते हैं। तो स्टेप वाइज बोले तो डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करते हैं। कॉस्ट को क्यों करते हैं? एसेट अकाउंट में बड़ी कॉस्ट होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट जा रहा है तो अपना सारा सामान भी लेके जाए। कैश रिकॉर्ड करते हैं, गेन लॉस बैलेंस, ठीक है। एंट्री लिख दें, यही वाली एंट्री लिख दें मुझे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम करते हैं डेबिट, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है ये कितने अरसे की होती है जी? तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल, ठीक है जी। फिर कैश आ जाता है, एसेट बिकता है तो कैश आता है, तो कैश डेबिट। बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो कैश, एसेट बिकता है तो कैश आता है, ठीक है जी। उसके बाद P&L को लॉस वाली साइड पे रख लें, ठीक है जी। बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और एसेट अकाउंट में से जाने वाले मरहूम एसेट की कॉस्ट को हम क्या कर दिया करते हैं? क्रेडिट, ठीक है। लें जी, ये जर्नल एंट्री है डिस्पोजल की, अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। कोई मसला? अच्छा, अब अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो तो एसेट रीवैल्यू हो जाने के बाद, एसेट रीवैल्यू हो जाने के बाद एसेट अकाउंट में क्या चेंज आता है? एसेट कॉस्ट पे नहीं बल्कि रीवैल्यूड अमाउंट पे नजर आ रहा होता है। क्यों ना हम उसको जाकर देख लें। ये मैंने वो लेजर्स दिखाए थे ना एक सवाल के, 9 में थे, लेकिन वो खोले तो इस साइड से थे ना बेटा, इस चैप्टर में खोले थे हम। चलो अल्लाह करसी लब जासी, सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन आप अपने किसी भी एक लेजर को ओपन करें जो प्रीवियसली आपने बनाया था। जब तक आप लेजर बनाया करते थे, अच्छा ज़माना था, तो आप एसेट अकाउंट को ओपन करें, एसेट का लेजर ओपन करें। आप गौर करेंगे कि जब तक एसेट रीवैल्यू नहीं होता, एसेट अकाउंट में नज़र आया करती है एसेट की कॉस्ट। एक सवाल मिला तो है। ये कोई एक सवाल है जी, कोई एक होगा, इनमें आपने किया होगा, उन्हीं में से कोई होगा, हमने किया होगा क्लास में। तो एसेट अकाउंट 10 के अंदर कॉस्ट शो कर रहा है, 11 के साल में पहले दिन आपको रीवैल्यूएशन होती नजर आ रही है। पता है ना रीवैल्यूएशन की निशानी क्या है? एक्यूमुलेशन का अकाउंट डेबिट हो रहा है, एसेट क्रेडिट हो रहा है। 1 जनवरी 12, अच्छा 11 भी गुजर गया, तो 11 में भी क्या नजर आ रहा है? कॉस्ट, क्योंकि रीवैल्यूएशन तो नहीं हुई। अब 12 वाले साल में जो सभी सवाल था, मैंने लेजर ओपन किया है, आपको 12 वाले साल के अंदर रीवैल्यूएशन होती नजर आ रही है। निशानी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसिड क्रेडिट, 1 जनवरी 12 पे। ये कोई एक सवाल है, आई थिंक 3, ये वही है जो आई थिंक आपने होमवर्क में किया था ना। क्वेश्चन नंबर लिखा भी होना चाहिए था यहाँ पे। बार ये क्वेश्चन 56 है, वो जो 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल नहीं आपने किया था, 2 साल बाद रिवैल्यूएशन, वो ट्रांसफर हुआ और फिर एसेट और बोलो एसेट ना बोलो, आगे बोलो क्या हुआ? एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो ये एसेट क्या हो गया? रीवैल्यू। तो फिर 12 वाले साल के अंदर एसेट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस क्या नजर आ रहा है? एसेट की कॉस्ट नहीं, अब ये क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। फिर 13 में कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई तो रीवैल्यूड अमाउंट ही शो कर रहा है। फिर 14 में फिर रीवैल्यूएशन हो गई तो फिर नई फेयर वैल्यू पे एसेट आ गया। तो इसका मतलब अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो और एसेट रीवैल्यू हो जाए तो सब्सीक्वेंट टू दैट रीवैल्यूएशन एसेट अकाउंट में वही लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट नजर आ रही होती है। एग्रीड? 10 में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ था, एसेट अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है?
कॉस्ट। तो अगर 10 में ही ये एसेट दरमियान में कहीं पे बिकता तो एसेट अकाउंट में से क्या निकालते? कॉस्ट। 10 में नहीं बिका, 11 आ गया। 11 में अगर एसेट डिस्पोज होता तो एसेट अभी तक रीवैल्यू नहीं हुआ, तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होता? एसेट की कॉस्ट। तो निकालते भी क्या? कॉस्ट, और अक्यूमुलेशन भी। ठीक है, अगर 12 आ गया और एसिड 12 में डिस्पोज होता है तो अब एसिड अकाउंट में क्या पड़ा हुआ? चलो 12 में छोड़ो, 13 में एसिड डिस्पोज करते हैं। ठीक है, अब अगर एसिड 13 में डिस्पोज हो रहा है तो क्या एसिड अकाउंट में एसिड की कॉस्ट पड़ी है? ध्यान बेटा, इधर ध्यान देना जरा, थोड़ी अहम बात है जी। अगर 13 में एसिड बिके तो क्या एसिड अकाउंट में इस एसिड की कॉस्ट पड़ी है? क्या पड़ा हुआ है? तो फिर एसिड अकाउंट से निकालेंगे भी क्या चीज? रीवैल्यूड अमाउंट। कौन सी वाली? लेटेस्ट वाली। ये जहन में रखना है। यानी अगर 12 के बाद लेकिन 14 से पहले 12 में 13 में एसिड बिके तो एसिड अकाउंट में 120 पड़ा है, लेकिन अगर 14 के बाद 15-16 में बिकेगा तो वो तो 40 पड़ा हुआ है। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसिड रीवैल्यू हो जाए अपनी जिंदगी में तो सब्सिक्वेंट टू दैट रीवैल्यूएशन अगर वो एसिड बिकता है तो एसिड अकाउंट के अंदर कॉस्ट नहीं होगी बल्कि रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी। तो एसिड अकाउंट में से निकालेंगे भी क्या चीज? रीवैल्यूड अमाउंट। नंबर 1 होगी बात। नंबर 2, अच्छा अगर तो मिसाल के तौर पे एसिड 2011 के एंड पे बिकता तो एसिड अकाउंट में से कॉस्ट निकलती और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से 20 रुपए की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल जाती। लेकिन अगर एसिड 13 या उसके बाद बिकेगा तो 1 जनवरी 12 तक की डेप्रिसिएशन तो एलिमिनेट होकर नील हो जाएगी। तो क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन होगी या डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन होगी? बस ये 2 फर्क हैं और कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो यहां पे आके हमने ये थोड़ा सा देख लिया। अब जरा चलते हैं अपने सवाल पे और एंट्रीज करते हैं जी। तो एंट्री भाई सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। एंट्री तो सेम टू सेम है। टाइम हो गया बेटा, चले जाओ, जाने वाले को रोक सकता है? किसका टाइम हो गया? किसका टाइम हुआ बताना जरा, आज बता दो, कुछ नहीं होता। हाँ चलो, भाई को रास्ता दे दो यार, इसका टाइम हो गया है भाई, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता भाई। आइंदा ना बोलना मेरी क्लास में ये बात, मुझे पता है टाइम हो गया, मुझे पता है मैं लेट करता हूँ, मुझे पता है मैं रोज़ बच्चों से दिल ही दिल में गालियाँ ज़रूर खाता हूँ, ऐसे नहीं कि आप मुँह पे भी गालियाँ देंगे। वही तो कह रहा हूँ, फिर जाने वाले को कोई रोक सकता है? अल्लाह आपके लिए आसानी अगर अगर आपका टाइम हो गया तो आप फिर चले जाएं। अच्छा सुनो 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 सुनो, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ, अच्छा एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट नहीं होगी बल्कि, हाँ, और मैं वो लेटेस्ट लिख दूँ, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट निकालेंगे, यही पड़ा होगा ना। और उसके बाद अपना तिपराया। अब कह रहा होगा बच्चों को पूरा करने के लिए ना स्पीड स्लो कर ली उसने। भाई मैंने कहाँ स्पीड स्लो किया, आधा घंटा उनकी डिस्कशन में लग गई। अब ये ज़रूरी काम था, अगर मैं थोड़ी तेज़ी करता ना आज, चलो डिस्पोजल कराओ, जान छुड़ाओ, वो कच्चा रह जाना था। अब वो कच्चा रहने का मसला ये नहीं है, वो आगे फिर सवालों के अंदर अब फाइनल अकाउंट का सवाल आना है, उसमें फाइनल अकाउंट का सवाल हो गया या नोट का सवाल हो गया तो वो कभी ईयर एंड रिवैल्यूएशन करता है, कभी ईयर स्टार्ट। तो बच्चे को खामखा ईयर एंड रिवैल्यूएशन में मसला आ रहा होता है कुछ भी नहीं उसमें, तो कर लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी, बस यही किया। नेक्स्ट क्या जी चेंज आना है इसमें? डेट ऑफ परचेज की बजाय डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन या लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ परचेज की बजाय डेट ऑफ लास्ट या लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी हुई, क्योंकि रिवैल्यूएशन की जो आखिरी रिवैल्यूएशन हुई होगी उस दिन तक की डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होकर क्या हो गई होगी? नील। ठीक है, तो ये तो जनाब हो गया आपका एंट्री में फ़र्क। ठीक है जी, मैं समझा नहीं सवाल। नहीं, मैंने यहाँ पे लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट लिखी है कायम मकाम कॉस्ट के, यानी डेप्रिसिएशन तो वैसे ही एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है ना चंदा, एसेट अकाउंट के अंदर क्या पड़ा है? कॉस्ट। आप जब एसेट कॉस्ट मॉडल में जब आपने डिस्पोजल किया था तो क्या एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू निकालते थे? नहीं ना, तो बस
एसेट अकाउंट में क्या पड़ा है, इंपॉर्टेंट क्या है, एसेट अकाउंट में क्या पड़ा है, ठीक है। तो माना मैंने कि टाइम हो गया है, लेकिन मैं ना अब एक काम आपके मत्थे डाल रहा हूं एज यूजुअल। हाँ जी, उसमें लेकिन आप पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल में आपने डिस्पोजल रिकॉर्ड किया और अगर डिस्पोजल के दिन कोई बैलेंस, अगर डिस्पोजल के दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस का कोई बैलेंस पड़ा है, तो उसको कहाँ ले जाएं, पीएनएल में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग में फेंकेंगे। बात तो वही हो जानी है, यानी अनरियलाइज नहीं रहा, अब क्या हो गया, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग में फेंक देंगे, ठीक है। अब उस फेंकने की एंट्री क्या है, वह एंट्री वही है जो आहिस्ता आहिस्ता करके फेंक रहे थे, वही एक बार फेंकने की एंट्री वही है, रियल सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। अब पता नहीं आप क्या करोगे, हाँ शुम आई किस्मत। ये मैंने असल में कराना था एक सवाल सिर्फ, ज़्यादा कोई नहीं, मैंने पास पेपर 1 को प्लान किया था, पास पेपर 4 को भाई के प्लान किया था। इसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चन 64 इस डिस्कशन के बाद करवाना था, 65 और 66 वैसे भी आपका होमवर्क थे आज। तो कोई बात नहीं, कौन सा, जिंदा रहा तो कल आ ही जाऊंगा, मर गया तो कोई ना कोई बंदोबस्त तो कॉलेज वाले करेंगे ही आपके लिए। तो जिंदा रहा तो कल 64, 65, 66, 67, 68 मैं खुद कराऊंगा इंशाल्लाह, आपको बात बढ़ाते जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आपके ऊपर ये आन पड़ी। भाई का टाइम हो गया है, इसलिए अब हमने क्लास को खत्म कर दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।